हेलो बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी तैयारी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो टेस्ट के पहले डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम आती है आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में तब प्रॉब्लम आती है जब हमको ग्राफ दे दिया जाता है और ग्राफ से कैसे और कौन कौन सी क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं इसका आइडिया नहीं होता। देखिए, ग्राफ आपको दिया जाएगा क्यूटी ग्राफ। क्यूटी ग्राफ में हम क्या देखते हैं, इसका बिहेवियर क्या देखते हैं कि इनिशियली इसका स्लोप ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे स्लोप कम होता है और फाइनली जीरो हो जाता है। जब स्लोप जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम चार्ज मिलेगा, मतलब कोई कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर करेगा, ये वैल्यू हमको यहां पर दिख गई। दिस क्यू नॉट इज मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज। लेकिन जब स्लोप सबसे ज्यादा था, देखिए सब जानते हैं कि क्यूटी ग्राफ से करंट कैसे निकाला जाता है। करंट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है डी क्यू बाई डी टी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्लोप पता करके हम करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। का स्लोप, क्यू ग्राफ का स्लोप। अब यहां पर सबसे ज्यादा स्लोप अगर इनिशियली मिल रहा था, मतलब जब टाइम जीरो था, तो हमने क्या किया, इस एंगल को नोट किया, इस एंगल के बेस पर स्लोप निकाला टेन थीटा नॉट, और मैक्सिमम करंट मतलब पीक वैल्यू करंट की हमको मिल गई। करंट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है और क्लास 10th में भी बताया गया था, आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर। ई क्या है बच्चों? ईएमएफ ऑफ सेल। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बात याद रखना है। अब देखिए, जब आपने कैपेसिटेंस पढ़ा था तो Q और C और E के बीच रिलेशन जाना था। बस वही रिलेशन यहां पर लिखा है, कुछ नया नहीं है, ये आप इसके पहले पढ़ चुके हो। Q नॉट इक्वल टू C, मतलब अगर आपको Q नॉट पता होगा, मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर किया ये पता होगा, आपको सेल का वोल्टेज पता होगा, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। अभी इस पर एक प्रॉब्लम मैंने रखा है, वो प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा, कैसे इनको हम उसमें अप्लाई करेंगे ये भी हम सीखेंगे। थर्ड स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप इस इक्वेशन में देखते हैं टाउ, जिसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको बताई जाती है आर के बराबर होगी। आर सी सर्किट में याद रखना कितना ही आसान है। आर और सी का मल्टीप्लाई करके हम टाउ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी इसका डायमेंशन निकालने को भी आता है, कभी कभी आपसे आपसे बोलता है सी आर का डायमेंशन बताओ। तो अगर हम जानते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तो हम सीधे टाइम का डायमेंशन रख करके एक सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, थर्ड स्टेप में मैंने क्या सिखाया, भाई अगर हमको मैक्सिमम चार्ज पता है और उसमें अगर हम tan थीटा नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा एक स्टेप में। देखिए, क्यू नॉट की वैल्यू अभी ऊपर लिखी C इंटू ई, tan थीटा नॉट जिसको कहेंगे पीक करंट, इसकी वैल्यू भी हमने लिखी E बाई आर। दोनों को डिवाइड करने पे हमको सी आर मिल जाएगा, मतलब टाइम कांस्टेंट। तो ये कुछ तीन स्टेप थे जो जानने बहुत जरूरी थे। अब करते हैं इस पर एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है बच्चों आपके सामने। अननोन है, ई अननोन है, मतलब सेल का ईएमएफ अननोन है। ग्राफ दिया गया है वो ये है आपके सामने। मैक्सिमम स्टोर चार्ज आपको दे दिया गया 100 माइक्रोकूलम, और ये टाइम माइक्रो सेकेंड में होता है, ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्या फाइंड आउट करना है? आई नॉट ई और टाउ। अब देखिए कितने ही आसान हो गया, अगर हमको ये पुराने सारे कॉन्सेप्ट पता है, अगर हमने ये तीन स्टेप ध्यान में रखे हैं, दिमाग में रखे हैं, तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना। आई नॉट कैलकुलेट करना है, मतलब सीधे इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, दैट इज 10 एम्पियर। अब अगर आपको ई की कैलकुलेशन करनी है तो याद करिए, मैंने आपको बताया था आई और ई के बीच रिलेशन क्या होता है। हमने यहां पर वो रिलेशन यूज किया। ई को कैलकुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं आई नॉट इंटू आर मीन्स 100 रूट। यहां पर रेजिस्टेंस गिवन है, की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, 100 रूट का वैल्यू आ गया किसका? ईएमएफ ऑफ सेल का। अब बात आ रही है कैपेसिटेंस की। तो बच्चों, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए? हम सब जानते हैं कि सी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू बाई ई। क्यों? क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है सी इंटू ई। तो हमको सी कैलकुलेट करने के लिए क्यू को ई में डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू में ई को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यू हमको कितना दिया गया बच्चों? 100 माइक्रोकूलम। हमने यहाँ पर 100 माइक्रोकूलम रख दिया और डिवाइड कर दिया किसके साथ? ई के साथ। कि हमारा कितना निकल के आया? 100 रूट 3।
जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/√3। ये हो गया इतना माइक्रो फैरेड। अब बारी आई टाउ की। टाउ को कैलकुलेट करने का बच्चों तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था Q0/tan θ0 या फिर Q0/I0। Q0 की वैल्यू आपको पता है 100 माइक्रोकूलम, और इसमें डिवाइड करोगे आप I0 से, मतलब √3 एम्पियर से, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 100/√3। अब क्योंकि टाइम है इतने माइक्रो से। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए भाई, ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजें आपको इसमें दिखाई पड़ रही हैं, और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको चीजें बताई उसी तरीके से सॉल्व करना है। वही 3 स्टेप बच्चों, वही 3 स्टेप हमको जानने जरूरी है। I0 tan θ0 से कैलकुलेट करेंगे, और यहां से ये रिलेशन तो वेल नोन होता है बच्चों, यहां से हम नॉट की वैल्यू पता कर लेंगे, नॉट पता लगा लेंगे, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ग्राफ से क्वेश्चन करना कितना आसान है ये आपने अभी देखा। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें बच्चों का बहुत हाथ अटकता है। 2 से 3 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स जब हमको 3D में मिलती हैं, मतलब हमको रजिस्टर 3D में लगा करके दिया गया हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 से 3 सेकंड के अंदर। सुनिएगा, आपको एक शॉर्ट टेक्निक यहां पर दिखाई पड़ रही होगी, इसेंशियल फॉर बेस्ट स्कोर। अब यहां पर E स्टैंड्स फॉर एज, F स्टैंड्स फॉर फेस, स्टैंड्स फॉर बॉडी। बच्चों, एक ट्यूब की बात करें तो उसमें कितनी साइड्स होती? उसमें साइड्स होती 12। अब अगर हम, अब सभी का रेजिस्टेंस सेम है, सभी का रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम है। सबसे पहला स्टेप सब में लिख दो R/12। 12 याद रखना कितना आसान है, क्योंकि साइड्स होती है 12। अब क्या करना है, एक छोटा सा नंबर याद रखना है आपको। यहां पर 7 से मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां, तो अगर आपने 7, 9, 10 याद रखा तो आसानी से आप 1 सेकेंड में सही ऑप्शन को टिक कर पाओगे। एक बार वापस से समझ लीजिए। पहली बार मैंने सेल को कनेक्ट किया एज के अक्रॉस, दूसरे स्टेप में फेस के अक्रॉस, और तीसरे स्टेप में बॉडी के, और बड़े आसानी से इनके रिजल्ट हम याद रख सकते हैं। सो हम अपने कंपटीशन डायरेक्ट कर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। हाँ, ये तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे एग्जाम में आता है हम परेशान हो जाते हैं कि भाई बहुत सोचते हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले चेक करो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। यहां पर देखिए इनका रेशियो देखिए, पहले वाले का रेशियो आएगा 4/4, मींस 4/4 कितना मिल जाएगा 1। इधर रेशियो देखिए दिस इज 1/3। क्या इनके रेशियोज इक्वल है? नहीं। तो दिस इज अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन। और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर हम इन दोनों एंड्स को एक कंडक्टर वायर से जोड़ देंगे तो किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, इसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और कौन से पॉइंट का पोटेंशियल कम है। तो बच्चों हम करते क्या है, रेशियो देखते हैं। जिधर का रेशियो कम, जिधर का रेशियो कम उधर का पोटेंशियल ज्यादा। तो बच्चों 1 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? तो सभी जानते हैं कि 1/3 छोटा है 1 से। इसका मतलब Q का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। यहां पर आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दिखाई पड़ रहे हैं। स्टेप 1 में हमें क्या सोचना है, रेशियो जहां कम होगा उधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम इनको नाम दे दें, दिस इज R1, R2, R3 एंड R4, तो हम लिखेंगे R3/R4 less than R1/R2, therefore इधर का रेशियो कम उधर का पोटेंशियल ज्यादा, मतलब V ग्रेटर देन। तो अब बहुत आसान हो गया। अगर हम यहां पर एक कंडक्टर वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन
Q से P की तरफ होगा, मतलब हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। तो हम लिख सकते हैं जो करंट का डायरेक्शन होगा, मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम Q टू P। आसान हो गया, एक लाइन में सोच करके बस हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर रेशियो हाथ लग गया तो हम करंट की डायरेक्शन भी पता लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप वीडियो को थोड़ी देर रोक करके खुद से सॉल्व करके देखिए। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो 99% बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है कि हम इसमें क्या करें। देखिए, हमको ये सिखाया गया कि अगर हमने P से Q के बीच में एक कंडक्टर जोड़ दिया तो इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी और साथ साथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। मतलब कंपटीशन में अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, जो मैं बता रहा हूं बस वैसे आपको स्टेप लेने हैं और फटाफट से सही आंसर टिक करके आओगे आप। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप तो बच्चों ये होगा कि जहां पर हमने कंडक्टर को जोड़ा है वो दोनों पॉइंट को आप फ्यूज कर दो। सबसे पहला स्टेप याद रखना है, जहां कंडक्टर वायर को जोड़ा गया ये दोनों पॉइंट को फ्यूज कर दो। फ्यूज करने के बाद इस सर्किट डायग्राम की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पर हमने उन दोनों पॉइंट को फ्यूज कर दिया, तो ये बहुत आसान सा सर्किट बन गया। ये तो हम क्लास 10th में भी करते थे। 3 ओम 6 ओम, इसका इक्विवेलेंट निकालोगे कितना आएगा, 2 ओम। इधर भी 6 और 3 है, मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम। अब हम इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करके बच्चों 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम। और क्योंकि सेल का पोटेंशियल हमको मालूम है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें से कितनी करंट पास होगी। बच्चों जो करंट पास होगी वो होगी I इक्वल टू 36/4 ओम, मतलब 9 एम्पियर की करंट पास होगी। अब यहां से सारा खेल शुरू होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। 9 एम्पियर की करंट बच्चों यहां पर आई, अब यहां हम लगाएंगे CDL। कैसे करंट डिवाइड होती है जंक्शन पर, जो अभी मैं लॉ आपको बताने जा रहा हूं। दो रजिस्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होंगे तो आप बेधड़क उसको लगाओ, कोई कुछ नहीं सोचना, बस फटाफट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। देखिए कैसे, ऊपर जो रजिस्टर लगा है इसमें से कितनी करंट पास होगी कैलकुलेट करने के लिए इसके अपोजिट, मतलब इसके पैरेलल में जो रजिस्टर लगा है उसको न्यूमरेटर में रखो, दोनों का सम रखो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो वो करंट को जो जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रही थी। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 एम्पियर। अब ठीक है, अगर 9 एम्पियर आ रहा था, 6 ऊपर से गया तो नीचे से कितना गया होगा, 3 एम्पियर। और ठीक इसी तरीके से यहां पर 9 एम्पियर फिर मिल गया आकर के जंक्शन पर। अब 9 ऊपर कैसे डिवाइड होगा बच्चों, तो 6 ऊपर रखा है, जिस भी ब्रांच में करंट निकालनी है कि ठीक सामने रखी ब्रांच का रजिस्टर रखना है न्यूमरेटर में और सम रखना है नीचे, मल्टीप्लाई करना है वो करंट से जो अप्रोच कर रही थी जंक्शन की तरफ। रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 3 एम्पियर। का मतलब ये वाले ब्रांच से कितनी करंट जा रही है, 3 एम्पियर। तो बच्चों अगर इधर से 3 एम्पियर गई तो इधर कितनी जाएगी, 6 एम्पियर, क्योंकि टोटल कितनी करंट है, टोटल करंट है 9 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, मैं आपको सिखा भी देता हूं। अगर एक रजिस्टर ऊपर है और एक रजिस्टर नीचे, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया गया, करंट आ रही है यहां से I, ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2। बच्चों अगर इसमें से पास होने वाली करंट निकालनी है आपको, मतलब I1 कैलकुलेट करना है, तो जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसका रजिस्टर मत ऊपर रखो, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर है उसको आप ऊपर रखिए, नीचे दोनों का सम रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए वो करंट से कुछ कर रही थी जंक्शन की। ऐसे करके आप करंट की कैलकुलेशन। अब वापस आते उस सवाल पर, हमसे इनमें से पास होने वाली करंट्स नहीं पूछी गई थी, हमसे पूछा गया था कि अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे, अगर हम यहां से एक कंडक्टर वायर जोड़ देंगे तब इसमें से कितनी करंट पास होगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां से कितनी करंट जा रही थी, इधर से करंट जा रही थी 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर थी, ये 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और 6 एम्पियर। कम रजिस्टर मतलब कम रेजिस्टेंस, उसमें से ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस, उसमें से कम करंट। अब हम इसको यहां पर आगे सॉल्व करेंगे।
बच्चों इसमें से कितनी करंट जा रही थी? इसमें से करंट जा रही थी 6 एम्पियर, इसमें से जा रही थी 3 एम्पियर। अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको मेरे साथ ऐसे ध्यान से देखना है कि एक बार में बात समझ में आ जाए। 6 एम्पियर 3 एम्पियर, बच्चों इसमें से कितनी करंट जा रही थी? 3 एम्पियर। और ये वाले रजिस्टर में से कितनी जा रही थी? 6। आप ध्यान से देखो, इस वाले जंक्शन पर अगर हम किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाएं, मतलब केसीएल अप्लाई करें, तो जंक्शन की तरफ अप्रोच करने वाली करंट कितनी है? 6 एम्पियर। और जंक्शन को लीव करने वाली करंट कितनी है? 3 एम्पियर। तो यहां भी लीव कर रही होगी जंक्शन को, मतलब ये ऐसे जंक्शन से पी से क्यू की तरफ आ रही होगी और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमने पढ़ा है चार्ज कंजर्व होता है, इसका मतलब कि अगर 6 एम्पियर की करंट यहां पर आ रही है, केवल एक 3 एम्पियर दिखाई पड़ रहा है, मतलब दूसरी ब्रांच से भी 3 एम्पियर जा रहा होगा, क्योंकि जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होना चाहिए। 6 एम्पियर अगर अप्रोच कर रहा है तो 6 एम्पियर ही लीव करना चाहिए। दूसरे जंक्शन पर भी इसको चेक कर सकते हैं, 3 एम्पियर की यहां से करंट आ रही है और 6 एम्पियर की करंट लीव कर रही है, मतलब एक 3 एम्पियर की करंट और जंक्शन को अप्रोच करनी चाहिए, तभी जाकर के करने वाली करंट 6 एम्पियर होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार वापस सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, और जैसे क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उन क्वेश्चंस आपके लिए आसान करके दूंगा। थैंक यू बच्चों।